आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, दिल्ली में भी बहुत दिलचस्प है। और इस बीच हम बड़ी बहस ये कर रहे हैं कि मोदी को वाकई चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल या फिर है ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट। इस बीच आपकी भी खबर आ गई कि एक उम्मीदवार ने टिकट वापस किया और राखी बिरलान पर पैसे देने तक के संगीन इल्जाम लगाए हैं। इन्हीं उलझनों के बीच एक बार फिर से रुख करते हैं आतिशी का, और एक जल्दी से जवाब आतिशी आपका इस आरोप पर गौरव भाटिया के कि आप लोग सिर्फ हवा में लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब प्रतीक सिंबॉलिक वो बोले तो नमो के खिलाफ, जैसा कि बीजेपी का भी कहना है कि नमो नमो, चूंकि आपको पब्लिसिटी चाहिए। देखिए, दिल्ली में भी सबने हमारे बारे में यही कहा था जब अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ उतरे थे। आखिरी दिन तक लोग कहते रहे थे कि 5 सीटें भी नहीं आएंगी। चुनाव का जिस दिन रिजल्ट 8 दिसंबर को आया उस दिन स्पष्ट हो गया कि हवा में कौन चुनाव लड़ रहा था और हवा में बातें कौन कर रहा था। दूसरी बात, जैसे हमने कहा, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, विकास की गलत अवधारणा के खिलाफ। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हम चुनाव मोदी के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप हैं उनकी सरकार के खिलाफ, सांप्रदायिकता के इतने बड़े आरोप हैं उनकी सरकार के खिलाफ, अनडेमोक्रेटिक होने के इतने बड़े आरोप हैं, उन्हें देश की जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। नलिन कोहली साहब, 3 विषय है यहाँ। पहली बात है कि आम आदमी पार्टी को 10 साल कांग्रेस का कुशासन दिखता नहीं। दूसरी बात यहाँ पर है, अच्छा अंजना, मेरा वो शायद ईपी कट गया है तो आप बता देंगे, वो रीडायल कर देंगे। ठीक है, मैं करवा देती हूँ, आप बोले अपनी बात। ये है कि आप कह रहे थे, ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई पैसा वैसा होता है, अपने खराब हालत है वहाँ गुजरात में। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, 6 करोड़ गुजरात की जनता लगातार मोदी जी को इलेक्ट कर रही है। वहाँ पर 4 वोटर तो है नहीं जैसे ये कहते हैं, तो कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा, नहीं तो 6 करोड़ लोग लगातार तीसरी बार मोदी जी को इलेक्ट करे, ये असंभव है लोकतंत्र में। उन आंकड़ों में अब एक लंबी बहस अलग से हो सकती है। तीसरी बात है, ये कहते हैं वहाँ पैसे के बिना कुछ नहीं होता। आपने अभी रिपोर्ट किया अपने चैनल पे कि शायद इनके ही ये उम्मीदवार कह रहे हैं, इनके पूर्व मंत्री की 7 लाख रुपए मांग रही थी वो। तो मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी को लिटरली अपने गिरमान में देखना चाहिए। दिल्ली में उनकी एक सफलता हुई थी, लेकिन उस सफलता को वो पीछे छोड़े जा रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीति अब सत्य से हटके झूठ के आधार पे आ गई है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मीम अफजल साहब, इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूरी तस्वीर क्या है? पूरी तस्वीर यह है कि आम आदमी पार्टी 28 सीटें लेकर आती है और आपको लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए इनकी सरकार बनाई जाए, आप उनको साथ देते हैं। जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनौती लड़ने की, सीधे संघर्ष में उतरने की बात होती है तो फिर आप पीछे हट जाते हैं और दोनों तरफ प्रहार करते हैं। कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त है कहां खड़ी? देखिए अंजना जी, हमारा इसमें परिहार करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो आपको कहा, बल्कि मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस मौके पर, चूँकि यहाँ बैठी हैं हमारी बहन आप पार्टी से, कि आप लोग, अब जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो पहले बनारस जाएंगे, वहाँ जनता से पूछेंगे। अभी अमेठी में तो किसी से भी पूछे बगैर कुमार विश्वास साहब सीधे गाड़ी पकड़ के सीधे वहाँ चले गए, ना जनता से पूछा ना किसी से पूछा। तो ये कुछ डबल जो स्टैंडर्ड हैं, इसकी तरफ देखने की ज़रूरत है कि आप पार्टी इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। शाजिया इल्मी का टिकट ही डिक्लेयर नहीं हुआ बहुत दिनों तक, और जब इतना प्रेशर आया तब जाकर आपने उन्हें गाजियाबाद से दिया, पहले आप कह रहे थे वहाँ भेज दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और मैं इस बात पे बिल्कुल कन्विंस हूँ और आपसे इत्तेफाक करता हूँ जो आपका टॉपिक है कि इनको पब्लिसिटी स्टंट करने का ज़्यादा शौक़ है। ये चाहते हैं कि खबरों में बने रहें, किसी के नाम पर भी बने रहें। तो मुझे लड़ने में उनका कोई इतराज़ नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आप चाहे जहाँ से लड़ो, आपका लेकिन ये कि आपका स्टैंडर्ड क्यों है? आपने अभी खुद कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के इतने बड़े नेता हैं, तो मैं पूछ रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी, तो वहां पर आपने क्यों जाकर के रेफरेंडम नहीं किया? तो और बाकी लोगों के लिए आप रेफरेंडम क्यों नहीं करते? आपने इतने सारे टिकट बांट दिए, किस किस के लिए रेफरेंडम किया? आपको जो पसंद होता है उसको कर देते, 2 लोग 3 लोग तय करते हैं और टिकट बांट देते हैं। कितना सही है? बुनियादी तौर पर आप पार्टी सामने से बड़ा सही लगता है ये। ठीक है, जल्दी से गौरव आ रही हूँ आपके पास। आतिशी, ये इन तमाम बातों में दम लगता है। कुछ लोग आपकी पार्टी में पार्टी के ऊपर हैं। कुमार विश्वास बहुत पहले पहुंच गए थे अमेठी, उनका ऐलान भी नहीं हुआ था, घर गाड़ी सब खरीद लिया था वहां पर क्योंकि कैंपेनिंग करनी थी। इधर शाजिया इल्मी को लेकर किस तरह से अंत में आप लोगों ने किसी तरह से मनाया है, एक तरह से गाजियाबाद देके। कुछ लोग बहुत बड़े हो गए हैं। देखिए, एक जर्नलिस्ट आए, अगली रोज सुबह वो जो है डिक्लेयर हो गए प्रवक्ता,
और तीसरे दिन उनका टिकट तैयार। आतिशी ये बहुत मजाक की बात मुझे लग नहीं रही आतिशी। सवाल ये है कि क्या रेफरेंडम के नाम पर बार बार बेवकूफ लोगों को बनाया जाता है, ये सवाल है। क्या एक बार फिर से जब बनारस में रेफरेंडम की बात हो रही है तो लड़िए ना, ऐलान करिए, बात खत्म। ये रेफरेंडम का क्या तमाशा है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मुझे उनसे जवाब लेने दीजिए। आतिशी, ये रेफरेंडम क्या सिर्फ एक तमाशा नहीं बन जाता है इस तरह में, जब आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया, आप खुद कह रही हैं कि चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये अचंभा जाहिर करना चाहूंगी कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमारी टिकट आवंटन की प्रक्रिया का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। कम से कम हम थोड़ी कोशिश तो करते हैं लोगों से पूछने की। कम से कम हम ये तो कोशिश करते हैं कि लोगों का मूड क्या है, हमारे वॉलंटियर्स का मूड क्या है, हम पता तो करें। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी भी हमारा तरीका परफेक्ट नहीं है, पर हम मानते हैं हम गलतियां करते हैं। लेकिन एक हाईकमांड कल्चर का सवाल कांग्रेस उठाए, ये तो थोड़ा अचंभे वाली बात लगती है। लेकिन दूसरी बात, जो आप अपने आप को कांग्रेस और बीजेपी से कंपेयर क्यों करती हैं? नहीं, हम तो आपको कांग्रेस और बीजेपी से, क्योंकि आप तो हमेशा ये कहते हैं ना, हम तो नई राजनीति वाले लोग हैं, हम तो सिस्टम को बदल डालेंगे। एक गलती एक बार करेंगे ना कि बार बार हर जगह वही रेफरेंडम का तमाशा होगा। गलती को अपना आप जिनोम मत बना लीजिए ना। देखिए अंजना जी, लोगों से पूछना और रेफरेंडम दो अलग अलग चीजें हैं। रेफरेंडम एक प्रकार का तरीका होता है, लेकिन पब्लिक को मूड सेंस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि हम रेफरेंडम करेंगे, परंतु हम ये चाहते हैं, हम हर स्थिति में चाहते हैं जहां संभव हो वहां पे हम लोगों से बातचीत करें, स्थानीय लोगों के, चाहे उनके मुद्दे समझना हो, चाहे उनकी राय समझना हो। ये हमारी राजनीति है, ये हमारी राजनीति का एक बहुत मूल सिद्धांत है, क्योंकि हम स्वराज की बात करते हैं। ये हो सकता है कि हर बारी हमारे तरीके बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो, लेकिन उन तरीकों को हम धीरे-धीरे इवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको आश्वासन दे दूं कि ये रेफरेंडम की बात आप आखिरी बार नहीं सुन रही हैं, क्योंकि जहां पे भी संभव होगा हम लोगों की राय लेंगे। जल्दी से कुछ आप बोलना चाह रहे हैं नलिन, जल्दी से क्विक पॉइंट, मुझे गौरव के पास जाना है। मैं कहना चाहूंगा, विषय होता है और रेफरेंडम अपने कार्यकर्ताओं का दूसरा। मेरे सामने ट्रिब्यून की रिपोर्ट है जो पंजाब में इनके संगरूर के कैंडिडेट भगवंत मान ने कहा है कि सारे उनके सपोर्टर्स के साथ वो वाराणसी जाने वाले हैं। तो मतलब रेफरेंडम जनता की एक होती है और अपने समर्थकों की अलग होती है। ठीक है, जल्दी से अंजना जी, मैं भी एक अंजना जी, मैं एक कमेंट करना चाहता हूं बहुत खास तौर पर। आ रही हूं गौरव, जल्दी से। जब बात हो रही है रेफरेंडम की, और जो 49 दिन की इनकी सरकार थी और उस सरकार से ये लोग भाग गए थे, तब इन लोगों को रेफरेंडम नहीं याद आया था। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं कभी भी कोई पद नहीं ग्रहण करूंगा, जब उन्होंने राजनीतिक शुरुआत करी वो झूठा साबित हुआ। उन्होंने कहा उसके बाद मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा, वो बात भी झूठी साबित हुई। उन्होंने कहा मैं सरकारी बंगले नहीं लूंगा, उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा, वो भी बात उनकी झूठी साबित हुई। और सबसे बड़ी बात है, अभी एक दिखाया गया कि मीडिया चैनल को वो बता रहे हैं कि क्या चीज उजागर करिए, क्या चीज दबा दीजिए। तो उनकी सच्चाई पे आज बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जिसको आम आदमी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा जनता को। गौरव भाटिया, आपने ये सवाल इसी मंच पर उठाया है तो मैं इसका जवाब दे देना सही समझूंगी। ये बहुत जरूरी है कि आप समझें कि उस इंटरव्यू में कुछ भी, और आज तक इस पर स्टैंड करता है, टीवी टुडे नेटवर्क स्टैंड करता है, कुछ भी एडिट नहीं किया गया था, लाइव गया था वो इंटरव्यू। और ऐसा कोई भी समझौता आज तक पे नहीं होता है। ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ेगा गौरव भाटिया, लेकिन याद रखिए गौरव भाटिया कि एक बात उनकी सच साबित हो रही है। गौरव भाटिया, गौरव जी, उनकी एक बात सच साबित हो रही है, और वो ये कि कोई भी अगर बड़ा नेता किसी एक पार्टी का खड़ा होता है तो बनारस में महाजंग की तैयारी अब साफ दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल वहां पर होने वाला है, लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या वाकई एक बड़ी चुनौती है, उससे क्या हासिल होगा, और इसके बाद क्या सिर्फ वो एक पब्लिसिटी स्टंट है। सुधींद्र भदौरिया साहब, आप बहुत देर से इस बहस में हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आप ही ने बताया 28% सीटें वोट्स पिछली बार बीएसपी के कैंडिडेट को यहां से मिली थी। क्यों ना इस बार पूरी ताकत झोंक दी जाए नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए? क्यों ना एक कंसेंसस कैंडिडेट जैसी बात की जाए? कुल मिलाकर यह आरोप है आम आदमी पार्टी का कि आप लोग फिक्स्ड मैच खेलते हैं। देखिए, फिक्स्ड मैच कौन खेलता है सब लोग जानते हैं। जहां तक बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी का नेतृत्व का सवाल है, हाँ। उन्होंने 10 वर्ष के संघर्ष के बाद इस पार्टी को उस स्थान पर लेकर आई हैं। कोई अचानक इस पार्टी का जन्म नहीं हुआ, इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि भी स्पष्ट है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा फुले
और तमाम इस तरह के महापुरुषों को, और फिर साथ में माननीय काशीराम जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने इस पार्टी का जनाधार बढ़ाया है। बनारस का जहां तक सवाल है, वो भी एक उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि है। वहां पर सारनाथ है जहां महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया, वह संत कबीरदास की भी भूमि है। यहीं पर बहुजन समाज पार्टी का वैचारिक आधार रहा है। इसीलिए हमारी पार्टी ने इस विचार को पूरे प्रदेश में और देश में जहां तक संभव हुआ फैलाने की कोशिश की है। इस चुनाव के दौरान भी हम ही मुख्य मुकाबला मोदी जी का करेंगे, पूरे प्रदेश में भी और देश के अंदर भी। मैं अंजना जी आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं। और दूसरी चीज ये, अभी की ये चुनाव की शुरुआत हुई है और तमाम तरह की बहसें उभर रही हैं। कुछ चीजें स्पष्ट अभी उम्मीदवारों के बारे में, हमारी पार्टी के उम्मीदवार बहुत पहले से घोषित हो चुके हैं, जो मैदान पे उतरे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, कोई 1 वर्ष से, कोई 1.5 वर्ष से। तो आज अचानक कोई नाम आता है तो उस समय आप हम पर कोई चीज बहस के माध्यम से लादने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बहन मायावती जी एक कंक्लूडिंग रिमार्क मीम अफजल साहब, चूंकि आप बोल नहीं पाए, ठीक है सुधीन साहब, वक्त की कमी है सर। मीम अफजल साहब जल्दी से, आपको बीच में रोका था मैंने, जल्दी से। सिर्फ 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूं। पहला सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं वाराणसी, गुजरात छोड़ करके, और मुलायम सिंह जी जा रहे हैं आजमगढ़। तो आप ये समझ लीजिए मुजफ्फरनगर वाली पॉलिटिक्स के डांडे कहां तक जुड़े हुए हैं, जरा उसको भी गौर कर लें। दूसरी तरफ आज केजरीवाल जी ने दिल्ली में ऐवान गालिब के अंदर मुसलमानों से संबोधित किया, टोपी भी पहनी, इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह भी किया। वो भी जा रहे हैं बनारस। और मोदी जी तो बनारस के अंदर अपने आप को भगवान भी उनको नहीं रोक सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर मोदी, ये सब हो रहा है। मेरा ये मानना है कि दोनों तरफ से ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो देश के लिए बहुत डेंजरस है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत खतरनाक है, कह रहे हैं उसे, ध्रुवीकरण की राजनीति। जल्दी से अंजना जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। पार्टी भी उसका शिकार हो रही है। आप पार्टी जो नई राजनीति की बात करती है, वो भी ध्रुवीकरण की राजनीति में फंस रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है जब आपके प्रवक्ता कहते हैं खून की होली खेली जा रही है, शायद निरुपम जी ने कहा है। ये होती है ध्रुवीकरण की राजनीति का एक अच्छा उदाहरण। चुनाव लड़ने में ये सब मत कहिए अफजल साहब जी। इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उस घाट पर अगर आप काशी में पहुंचे तो असंख्य मंदिर हैं और घंटियां बहुत बजती हैं शाम के पहर में आरती के दौरान। लेकिन सवाल यह है कि शायद आने वाले दिनों में इन सब पर हावी हो जाएगा ये चुनावी जंग, जो अब अरविंद केजरीवाल और मोदी के बीच में होने वाली है।